हेलो बच्चों, मैं रज़ी अख्तर। आज हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे अबाउट कोवलेंट बॉन्ड। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको आयनिक कंपाउंड्स के अबाउट, आयनिक बॉन्ड के अबाउट पूरा डिटेल बताया था। तो आज हमें डिस्कस करना है अबाउट डिटेल स्टडी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। उसका नेचर क्या होगा, कैसे बनता है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगी। हालांकि बहुत सिंपल है, फिर भी देखिए कोवलेंट बॉन्ड के अबाउट कहा गया कि ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करेगा, और मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में मेन टारगेट होता है कि किसी तरह से वो अपनी एनर्जी लेवल कम करे, और उस एनर्जी लेवल को कम करने के लिए सम टाइम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है, सम टाइम एक्सेप्ट करना होता है, सम टाइम शेयरिंग करना होता है। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा उसे आप कोवलेंट बॉन्ड कहोगे। तो इट इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। तो एटम के बीच अगर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हो तो आप उस बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहोगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, द एटम पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर म्यूचुअल शेयरिंग। मान लो दो एटम है, तो दो एटम में डिपेंड करेगा कि बॉन्ड कितना बन रहा है। वन बॉन्ड बन रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होगा बाय वन एटम। दो बॉन्ड बन रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होगा बाय वन एटम। और थ्री बॉन्ड बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम। द एटम पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग कंट्रीब्यूटेड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर म्यूचुअल शेयरिंग। तो अगर आपसे पूछे कि सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पर एटम कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, तो पर एटम अगर बोल दे तो आपका वन आंसर आएगा। और सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो आप कहेंगे दो इलेक्ट्रॉन। इसमें कंफ्यूज करके समटाइम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पर एटम इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी दो की। तो याद रखना बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, इसको हमने थ्री टाइप्स में कंट्रीब्यूट किया, डिवाइड किया। सबसे पहले वेरी सिंपल है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तो मैंने आपको बताया कि फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, दैट इज वन इलेक्ट्रॉन पेयर। दो एटम के बीच अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है या दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो आप उसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहोगे, और आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन से बिटवीन टू एटम। जैसे आपने हाइड्रोजन लिखा और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, ये कहलाएगा आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। फ्लोरीन लिया, ये बॉन्ड ड्रॉ किया, क्लोरीन लिया, ये बॉन्ड ड्रॉ किया, तो इसको आप कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो दीज थ्री आर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, नहीं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ने दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है और एक बॉन्ड बना। तो वन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय दिस एटम एंड वन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय दिस एटम, एज ए रिजल्ट आपको एक बॉन्ड मिला। तो आप इसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। जैसे हार्डन के फॉर्मेशन में देख लीजिए, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयरिंग किया, और यहाँ पे तो इसको आप कहते हो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये जो है ना शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इसी को फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी रिप्रेजेंट करते हैं आप सिंगल लाइन से, जिसे आप कोवलेंट बॉन्ड कहोगे। अब आप देखिए बच्चों, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन इज 7, आउटर मोस्ट में 7 है, लेकिन ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको एक और चाहिए। तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली दूसरे क्लोरीन एटम से, एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड बना। अब आप देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट का वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का वो इलेक्ट्रॉन that are not participating in bond formation, उनके पेयर को आप एक पर्टिकुलर नाम देते हो, that is called lone pair. That means कि इस क्लोरीन मॉलिक्यूल, अब तो ये मॉलिक्यूल बन चुका है ना, इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, तो टोटल 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। एक पेयर को क्या बोलोगे, लोन पेयर। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज बॉन्ड पेयर। ये क्या है, लोन पेयर। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास टोटल कितने लोन पेयर हो गए बच्चों, 6। बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 1। व्हाट अबाउट दिस HCl,
तो आप जानते हो हाइड्रोजन को अपना डुएट पूरा करना है, इन्हें अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम की तरह बनाना है, तो इनके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए, तो इन्होंने क्लोरीन के साथ शेयरिंग करी और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड बन गया। तो इसे क्या कहेंगे आप? कोवलेंट बॉन्ड। और क्लोरीन के पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने हो गए बच्चे? 3, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 1 इन HCl। गेटिंग और नॉट? ठीक है, सिंपल है। अब आइए डबल बॉन्ड, तो फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से अगर 2 एटम के बीच शेयरिंग होती है तो आप उसे डबल बॉन्ड कहोगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीजन देख लीजिए, तो बच्चों ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, और इन्हें ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। तो ये 2 ऑक्सीजन आइटम आपस में शेयरिंग करेगा नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेगा, 2 ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो आप जानते हो एक पेयर से एक बॉन्ड बनता है, दूसरे पेयर से दूसरा बॉन्ड बन गया। तो देखिए, तो ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। आउट ऑफ 6 इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, है ना, ईच एटम। तो एज ए रिजल्ट 2 बॉन्ड बना, इसी को आप डबल बॉन्ड के नाम से जानते हो, डबल बॉन्ड। और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, उनको आप क्या कहते हो? लोन पेयर। ये क्या बना आपका? लोन पेयर। ये भी क्या हो गया? लोन पेयर। तो टोटल लोन पेयर्स कितने हो गए? 2 पेयर इसके पास, 2 इसके पास, तो 4 लोन पेयर हो गए बच्चों। ठीक है, सिमिलरली व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल बॉन्ड? तो फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम के बीच अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है तो इससे आपको रिजल्ट मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका एग्जांपल है नाइट्रोजन। एज वी नो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, नीड है, जरूरत है। तो इसने शेयरिंग करी 3 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो 3 पेयर बन गया ना। तो 3 पेयर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए बच्चे? 3। तो आप इसे क्या कहते हो? आप इसे कहते हो ट्रिपल बॉन्ड। Here nitrogen has triple bond and each nitrogen having 1 lone pair each, क्योंकि out of 5 3 आपने यूज कर लिया, 2 बच गया, उसमें एक पेयर है, इसलिए आप इसको ट्रिपल बॉन्ड कहोगे। Thus the number of covalent bond formed by an atom depends on, तो कोई एटम अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा या डबल बॉन्ड बनाएगा या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा? तो देखो, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी आपको चेक करनी होगी। क्यों? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड इक्वल शेयरिंग से होता है, और शेयरिंग के लिए आपका इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए? अनपेयर्ड। तो आपको देखना होगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। 1 है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 है तो डबल बॉन्ड बनेगा, और 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू अटेन इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है जिसको अटेन करके ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर सके या अपने आप को स्टेबल कर सके। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है बच्चों। सबसे पहला कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे हार्डन के पास कितना होता है? 1 अनपेयर्ड। ऑक्सीजन के पास कितना होता है बच्चे? 2 अनपेयर्ड। नार्डन के पास कितना होता है? 3। फ्लोरीन के पास कितना होता है? 1। तो हार्डन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 1। ऑक्सीजन कितने बनाएंगे? 2। और नार्डन कितने बनाएंगे? 3। ठीक है, उसी तरह से फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू अटेन इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। अब ये भी आपको देखना है कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करता है कि नहीं करता है। तो मेन पर्पस यहाँ पे क्या है? ऑक्टेट पूरा करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अब आइए बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एटम। नेचर ऑफ एटम के बेस पे आप कोवलेंट कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई करते हो इन 2 कैटेगरी के जिन 2 एटम को आपने इन्वॉल्व किया है बॉन्ड बनाने में, उसका नेचर क्या है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है या सिमिलर है या डिफरेंट है, क्या है, उस बेस पे कोवलेंट बॉन्ड को हम 2 कैटेगरी में
कैटेगराइज करेंगे। तो कौन कौन सा बच्चों? तो देखिए, एक होगा आपका नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और दूसरा होगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो व्हाट द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड? तो देखो बच्चे, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के रिगार्डिंग जो पहला पॉइंट आपको मिला वो ये है, बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन सिमिलर एटम। जनरली देखा गया है कि नॉन पोलर बॉन्ड जो बनेगा वो सिमिलर एटम के बीच बनेगा, दो सिमिलर एटम के बीच बनेगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लाइज ऑलमोस्ट इन द सेंटर, मतलब दो एटम के बीचों बीच, एग्जैक्टली बीचों बीच। ऐसा नहीं कि एक की तरफ ज्यादा पोलराइज होगा दूसरी की तरफ कम पोलराइज होगा, ऐसा नहीं। दो एटम के बीच जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो एग्जैक्टली बीचों बीच होना चाहिए। द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लाइज ऑलमोस्ट इन द सेंटर and electron cloud is uniformly distributed around the two atoms। जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा around the two atoms, and then that bond is called non-polar covalent bond। तो as for example we have hydrogen molecule, तो one hydrogen atom and this is what another hydrogen atom, in between two we have one single covalent bond। तो देखो चूंकि ये सिमिलर एटम है, बोथ हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो, इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप बनाओगे तो ये एग्जैक्टली बीचों बीच होगा, तो ना ही इस पे कोई चार्ज डेवलप होगा ना ही इस पे कोई चार्ज डेवलप होगा, इसीलिए आप इसको क्या कहोगे? इसे आप कहेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब आप इस क्लोरीन में देखो, दो क्लोरीन के बीच भी क्या है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे दो नार्डन के बीच भी क्या है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दो फ्लोरीन के बीच भी क्या है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और दो ऑक्सीजन के बीच, क्योंकि सिमिलर एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो एग्जैक्टली बीचों बीच आएगा, तो ना ही इस पे कोई चार्ज डेवलप होगा बच्चे, ना ही इस पे कोई चार्ज डेवलप होगा, मतलब कोई पोल डेवलप नहीं होगा, इसीलिए आप इन्हें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हो। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने जो एटम को कंट्रीब्यूट किया है वो किस तरह का है। चलिए दूसरा है बच्चे, दैट इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो देखिए, बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर एटम। याद रखना, दो डिफरेंट एटम होना चाहिए, पहली कंडीशन, हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, तभी बॉन्ड जो बनेगा आप उसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड कह सकते हो। और क्या देखना है बच्चे? द बॉन्ड पेयर इज डिस्प्लेस्ड। ध्यान सुनना, द बॉन्ड पेयर जिसको आपने पेयरिंग करी है वो डिस्प्लेस होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्रिएटिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि दो एटम के बीच जो आपने बॉन्ड बनाया है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो उस तरफ ज्यादा झुका होगा, ज्यादा पोलराइज होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं किसको है भाई? तो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। तो अगर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा, तो जिस तरफ खींचेगा उस एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया वहां, और जिस तरह से डिस्प्लेस होकर जाएगा, तो जिस एटम से डिस्प्लेस होगा उस एटम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। नहीं तो देखिए, कहा गया कि द बॉन्ड पेयर इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, creating partial positive charge on less electronegative atom and partial negative charge on more electronegative atom। तो जो more electronegative होगा उस पे partial negative charge डेवलप होगा बच्चे, और जो less electronegative होगा उन पे partial positive charge डेवलप होगा। तो देखिए, जैसे आपने HCl बनाया, तो HCl तो म्यूचुअल शेयरिंग से ही बना है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इस तरह से हमने बना लिया। अब ये जो बॉन्ड बना HCl, तो चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस तरफ शिफ्ट होगा, तो इस पे क्या आ जाएगा? डेल्टा माइनस,
और इस पे क्या आ जाएगा डेल्टा प्लस। तो कहा गया ना आपको कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर डेल्टा प्लस, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन खिंचा इसकी तरफ। हालांकि अभी भी न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस इस पे है, बॉन्ड टूटा नहीं है, सिर्फ ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो उस तरफ शिफ्ट हो गया है जहां जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसको तो आप पोल कहते हो ना, मतलब इसका डायपोल होगा कुछ ना कुछ, तो इसको पोल कहते हैं। इसीलिए इस बॉन्ड को अब हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो दो डिसिमिलर एटम के बीच बॉन्ड बनना चाहिए, डिसिमिलर एटम है हाइड्रोजन क्लोरीन, दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लाई होना चाहिए। ऑफ कोर्स क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो दोनों के बीच डिफरेंस है। अब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो झुका होगा उस तरफ जिस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों, ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन की तरफ ज्यादा झुका होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आप शिफ्ट करते हो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस पे डेवलप हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। गेटिंग माय पॉइंट। अब आप देखिए जैसे ये ऑक्सीजन है, तो अगर ये इसको खींचता है अपनी तरफ तो इस पर डेल्टा माइनस आएगा, इस पर डेल्टा प्लस आएगा। तो ये वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसको भी क्या कहोगे आप, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो बोथ द बॉन्ड्स आर पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और इसे भी क्या कहोगे आप, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। Here also nitrogen is more electronegative than hydrogen. The electron will displace like this. So these three bonds are what? Polar covalent bond. तो समझ में आ गया बच्चों, नेचर ऑफ एटम जो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा उनके बेसिस पे आपने बॉन्ड को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। एक को कहा आपने नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, दूसरे को कहा आपने पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दोनों में फर्क क्या है बच्चे, तो नॉन कोवलेंट बॉन्ड में कहा गया कि जो एटम्स होंगे वो सिमिलर होंगे, सेम होंगे, या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो एग्जैक्टली बीचों बीच लाई करेगा। तो एज ए रिजल्ट दोनों ही एटम के किसी पे भी कोई चार्ज डेंसिटी डेवलप नहीं होगा, ना ही नेगेटिव चार्ज ना ही पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जबकि पोलर कोवलेंट बॉन्ड में कहा गया कि जब आप बॉन्ड बनाएंगे तो दो डिसिमिलर एटम के बीच बनाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर आप बीच में रखोगे सिंगल बॉन्ड के लिए स्पेशली, तो वो उस तरफ शिफ्ट होगा स्लाइटली जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नहीं, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गॉट नेगेटिव चार्ज एंड जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर डेल्टा नेगेटिव आएगा। तो बॉन्ड को क्या किया आपने, पोलराइज कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड को आप कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब आपको ये जानना है कि जो हमने कंपाउंड बनाया, कोवलेंट कंपाउंड बनाया, इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो अगर हम बात करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड की, तो कंस्टिट्यूएंट की बात करें आप, तो जैसा कि आप जानते हो ये एक डिस्क्रिएट मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेगा, है ना। आपको वाटर मॉलिक्यूल एक मिल जाएगा, आपको मीथेन एक मिल जाएगा, ग्लूकोज आपको एक मिल जाएगा। जैसे आयनिक में ऐसा नहीं होता कि NaCl आपको एक मिलेगा, नहीं, NaCl क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा कि एक Na को बहुत सारे क्लोरीन ने या बहुत सारे क्लोरीन को बहुत सारे Na ने क्या क्या एक जाइंट मॉलिक्यूल बना रखा है, नहीं, वो डिस्क्रिएट नहीं होता। ये अलग से आपको CO2 मिल जाएगा, मीथेन मिल जाएगा, ग्लूकोज मिलेगा। तो दे मेड विद डिस्क्रिएट मॉलिक्यूल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन एटम्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तो अगर हम बात करें जैसे वाटर में ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इंडिविजुअल एटम आपको मिल सकता है, मॉलिक्यूल मिल सकता है वाटर का, नहीं, तो ये जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बच्चों। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट देख लिया आपने। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो फिजिकल स्टेट के बारे में जानना है, नहीं, कि इनका फिजिकल स्टेट क्या होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है या गैस होता है। तो व्हाट अबाउट फिजिकल स्टेट ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। तो जनरली देखा गया है बच्चों कि ये लिक्विड होता है या फिर गैस होता है।
जनरली या तो ये लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आपके पास सल्फर है S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये P4 आयोडीन और ग्रेफाइट, ये सब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, तो इसको आप सॉफ्ट सॉलिड कह सकते हो। नहीं, अब सवाल ये है कि कोवलेंट कंपाउंड, जैसे आयनिक कंपाउंड को आपने सॉलिड बोला था, आयनिक कंपाउंड आपका सॉलिड होता है, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड क्या हुआ? कोवलेंट कंपाउंड आपका गैस होगा या लिक्विड होगा जनरली। कुछ 2-4 एक्सेप्शन को छोड़ दें जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे S8, P4 या आयोडीन या ग्रेफाइट। नहीं, अब सवाल ऐसा क्यों? तो देखो बच्चों, फिजिकल स्टेट दो डिस्क्रिएट मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डिसाइड होता है। नहीं, जैसे मान लीजिए वाटर है, तो वाटर में ये बॉन्ड तो कोवलेंट बॉन्ड है, इस बॉन्ड से फिजिकल स्टेट को मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि जो अनदर मॉलिक्यूल होगा, जैसे एक मॉलिक्यूल हो गया वाटर, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया वाटर, अब इनके बीच किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर ये बहुत स्ट्रांग है तब तो सॉलिड बन जाएगा, लेकिन अगर स्ट्रांग नहीं है तो देखो इसके बीच जो बॉन्ड बनता है बच्चों, अगर हम स्पेशली वाटर की बात करें तो इसमें तो हार्ड बॉन्ड बनेगा, और हार्ड बॉन्ड को मैंने कहा था कि वीक बॉन्ड होता है, या वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। अब जैसे मान लो मीथेन है भाई, CH4 है, तो CH4 तो नहीं बनाएगा ना हार्ड बॉन्ड, तो इसमें तो सिर्फ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हार्ड बॉन्ड को आपने वीक बॉन्ड कहा है। तो जब दो डिस्क्रिएट मॉलिक्यूल्स के बीच वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा तो उनका फिजिकल स्टेट ऑब्वियस सी बात है, या तो गैस होगा या लिक्विड होगा, है ना। लिक्विड जनरली वही होगा जिसमें हार्डन बॉन्ड आएगा भी, ठीक है। और इसमें जैसे आयनिक कंपाउंड में तो वो जाइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं हम, हर एटम के बीच आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इन दैट केस वो तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होना, ये जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोवलेंट बॉन्ड थोड़ी ना बना रहा है, दो एटम के बीच कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल डिसाइड कि आपका फिजिकल स्टेट क्या आएगा। तो यहां पे तो या तो हार्डन बॉन्ड होगा या फिर वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो एज ए रिजल्ट आप कहेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड के जो फिजिकल स्टेट है या तो वो लिक्विड होगा या गैस होगा। नहीं, हाँ, अगर देखो जैसे ये तो बहुत ही जाइंट मॉलिक्यूल हो गया, S8 बहुत हेवी है, तो इसका वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ये सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में सर्वाइव कर जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि द वेरियस मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वन डर वाल फोर्स, और समटाइम जो स्पेशल केसेस हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आएगा। तो आई होप फिजिकल स्टेट के बारे में आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब आइए सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो देखो बच्चे, सॉल्युबिलिटी के बारे में आपने पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन एंथैल्पी है या फिर लैटिस एंथैल्पी है वो, तो चूंकि यहाँ पे आपको ये देखना है कि किस सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व कर रहे हो। तो देखा ये गया कि जो भी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, जैसे बेंजीन, टॉलिन, CCl4 इसमें डिसॉल्व होते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल हैं जो वाटर में भी डिसॉल्व होता है, हालांकि वाटर पोलर है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, जैसे अमोनिया है, अल्कोहल है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो वो तो घुल जाएगा भाई किसमें, पोलर सॉल्वेंट में भी नहीं। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा वो पानी में नहीं घुलेगा, ठीक है, नहीं घुलेगा तो कहाँ डिसॉल्व करेंगे उसको हम, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो आप इन जनरल आप कॉन्सेप्ट दे सकते हो कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, टॉलिन, CCl4, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी आपने देखा। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर इस कंपाउंड से, कोवलेंट कंपाउंड से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करें तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या नहीं होगी इस बात पर डिपेंड करता है कि चार्ज कैरियर उसके पास है कि नहीं है। नहीं, चार्ज कैरियर में जनरली आप देखते हो या तो उसके पास फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर फ्री आयंस होने चाहिए जो मूव कर सके, मूवेबल हो। जैसे आयनिक कंपाउंड में आपने कहा था कि आयनिक कंपाउंड अगर आपका सॉलिड है, ध्यान सुनना, आयनिक कंपाउंड अगर आपका सॉलिड है तो वो इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि उसके पास ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही आयंस मूव कर सकता है, क्योंकि सॉलिड में तो फिक्स हो गया ना, वो तो सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है। लेकिन अगर उसी आयनिक कंपाउंड को आप मेल्ट कर देते हो, मोल्टन स्टेट में ले आते हो,
पिघला लेते हो तब तो आयंस मूव करेंगे, तो वही आयनिक कंपाउंड कंडक्टर बन जाता था। और अगर उसको या तो पानी में घुला दो तो पानी में तो सॉल्युबल होता है आयनिक कंपाउंड, डिसॉल्व होकर आयन फ्री हो गया, आयन फ्री हो गया तो मूवेबल आयंस बना, तो वो कंडक्टर होगा। व्हाट अबाउट कोवलेंट कंपाउंड? तो देखो बच्चों, कोवलेंट कंपाउंड के बारे में कहा गया कि ना ही इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ना ही इसके पास आयंस मूवेबल होते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट हो, चाहे वो गैस स्टेट हो। इन ऑल केसेस देखा गया कि इनके पास ना ही मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन है, ना ही आयंस हैं। तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी because why? Because they have neither ions nor mobile electron in solid, liquid and इसको आप गैस कह सकते हो, in gas, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। तीनों ही स्टेट में इनके पास क्या नहीं होता बच्चे? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते और ना ही आयंस होते हैं। दैट्स वाई ये बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, यू कैन से। ठीक है, अब बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। भाई साहब, मेल्टिंग पॉइंट कहते किसको आप, और बॉइलिंग पॉइंट कहते किसको हो? नहीं, तो किसी सॉलिड सब्सटेंस को अगर आप मेल्ट करोगे तो जो सॉलिड सब्सटेंस बना है तो उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करोगे आप। या अगर बॉयल करोगे तो कोई लिक्विड है तो लिक्विड के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वेपर में चेंज करोगे, उस बॉन्ड को ब्रेक करके तभी तो वेपर में जाएगा, तो आप उसे बॉइलिंग कहोगे। नहीं, तो कहा गया कि चूंकि ये डिस्क्रिएट एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में सर्वाइव करता है कोवलेंट कंपाउंड, तो अब आपको ये चेक करना है कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तब तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, अगर वीक है तो लो होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एटम, हम कोवलेंट बॉन्ड की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल बन चुका है, जैसे मीथेन बन चुका है, नहीं, और दूसरे मीथेन है तो उसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। वाटर बन चुका है और दूसरे वाटर के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, तो चूंकि इसमें वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या समटाइम हाइड्रोजन होता है, नहीं, इसीलिए आप इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हो? वीक कहते हो। तो दैट्स व्हाई दे हैव लो melting and boiling point because they held together by weak van der Waal forces of attraction। अब इसमें भी एक दो एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्ट जैसे डायमंड और ग्रेफाइट या फिर सिलिका कार्बाइड, तो इसमें भी कोवलेंट होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही जाइंट होते हैं भाई, नहीं, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। बाकी सारे कोवलेंट कंपाउंड में देखेंगे अगर आप, स्पेशली जब आयनिक कंपाउंड से कंपेयर करोगे तो वीक मिलेगा आपको, कम मिलेगा। ठीक है, तो ये था। अब आइए नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि जब आप रिएक्शन कराओगे कोवलेंट कंपाउंड का, तो रिएक्शन ये फास्ट होगा या स्लो होगा? नहीं, तो जैसे आयनिक कंपाउंड का रिएक्शन फास्ट था और आपने उसका लॉजिक और उसका कॉन्सेप्ट ये बताया था कि चूंकि आयनिक कंपाउंड में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसी बॉन्ड को हमें तोड़ना या बनाना नहीं होता, इसीलिए उनका रिएक्शन क्या होता है? फास्ट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, आयनिक में। लेकिन अगर कोवलेंट कंपाउंड को आप रिएक्शन में इन्वॉल्व करोगे तो इनके बॉन्ड को आपको ब्रेक करना होगा। गेटिंग और नॉट? जैसे मान लीजिए ये आपने बचपन में पढ़ा कि ये एक कंपाउंड है प्रोपीन, और इस प्रोपीन में हम HBr को ऐड करें, तो पहले तो आपको इसके बॉन्ड को तोड़ना होगा ना, तो H प्लस Br माइनस में जाएगा। फिर इसके बॉन्ड को तोड़ना होगा तो H यहाँ आ गया, Br यहाँ आ गया, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करके, तो आपको रिजल्ट मिल गया CH3 CH। इस पे कौन आया भाई? Br, और ये क्या आया? CH3। तो आप कहेंगे 2 ब्रोमोप्रोपेन, आप कहेंगे 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो देखिए बच्चे हुआ क्या, आपने इसका बॉन्ड ब्रेक किया, तोड़ा, और इसके बॉन्ड को भी ब्रेक किया, फिर इस कार्बन हार्मोन के बीच बॉन्ड बनाया, फिर इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच बॉन्ड बनाया। तो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस चल रहा है, तो इसमें टाइम लगेगा। ठीक है ना, इसीलिए इनका रिएक्शन क्या होता है? स्लो रिएक्शन होता है। आप इनके रेट को मेजर कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, तो ये था आपका नेचर ऑफ रिएक्शन। तो आप कहेंगे शो slow because bond breaking and bond formation takes place in this chemical reaction। नेक्स्ट है कि
शो आइसोमेरिज्म। तो देखा गया जैसे आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म नहीं शो करता, वहां पे हमने आइसोमॉर्फिज्म देखा था, नहीं ये आइसोमेरिज्म शो करेगा। चूंकि कोवलेंट कंपाउंड एक डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, नहीं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये बॉन्ड बनेगा, आयनिक का कोई डायरेक्शन नहीं होता, नहीं, और ये आइसोमेरिज्म शो करेगा बच्चों। आइसोमेरिज्म के बारे में आप जानते हो कि वैसा कंपाउंड जिसका मोलेक्युलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो। जैसे ब्यूटेन आप लेते हो तो ब्यूटेन में आप नॉर्मल ब्यूटेन भी बनाते हो और बीच में एक मिथाइल लगा के आइसोब्यूटेन भी बनाते हो, दोनों का मोलेक्युलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी, मुख्तलिफ हो जाएगी, नहीं तो दैट्स वाई आप कहेंगे वो आइसोमर है। और ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है ओनली इन कोवलेंट कंपाउंड। तो कोवलेंट कंपाउंड शो व्हाट, आइसोमेरिज्म। अब आइए कोवलेंसी की बात करते हैं। कोवलेंसी किसे कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी आपने देखा था आयनिक कंपाउंड में। तो आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के जरिए और कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जरिए, तो वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कोवैलेंसी। तो जब आप बॉन्ड बनाते हो तो एक पर्टिकुलर एटम कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है शेयरिंग में, वो उसकी कोवैलेंसी कहलाएगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन contributed by an atom for sharing with other atom to attain noble gas electronic configuration is called its covalency। जैसे मान लो HCl है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन की कोवैलेंसी बताइए तो कहोगे 1, क्लोरीन की कोवैलेंसी बताइए तो कहेंगे 1। फिर मैंने कहा CCl4 है हमारे पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन की कोवैलेंसी बताइए तो आप कहेंगे 4, क्लोरीन की कोवैलेंसी बताइए तो कहेंगे आप 1। गेटिंग और नॉट। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में, स्पेशली कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में एक पर्टिकुलर एटम कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, दैट कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोवलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, आई होप, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है, ये है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिंपल होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही आप डेटिव बॉन्ड भी कहते हो, ठीक है। ये थर्ड टाइप्स ऑफ बॉन्ड है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। तो इसमें कहा गया कि इट इज फॉर्म बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है वो अनइक्वल होती है। जैसे कोवलेंट में इक्वल शेयरिंग होती है, यहाँ पे अनइक्वल होगी, ठीक है। इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम। इसमें दोनों जो दो एटम के बीच कहा गया कि अनइक्वल शेयरिंग है, तो जो बोथ द इलेक्ट्रॉन्स होगा, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय व्हाट, वन एटम ओनली, बट देयर इज इक्वल राइट ऑफ बोथ द एटम ऑन बोथ द इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट हुआ है, ठीक है, आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम बट there is equal right of both the atom on shared electron। तो आप इस तरह के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हो। नहीं आया समझ में आपको? वैसा बॉन्ड एक्चुअली आप इसको कह सकते हो कि स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है जो दो एटम के बीच बन रहा है, एक्स और वाई के बीच बन रहा है मान लो, और एक्स और वाई के बीच अगर आपने एक बॉन्ड बनाया तो एक बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही देगा, या तो एक्स देगा या वाई देगा, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, नहीं, और बॉन्ड बन जाए, अगर बॉन्ड बन गया तो आप दोनों का इक्वल राइट होगा ऑन दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह के बॉन्ड को आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहोगे। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। ये एरो पॉइंट होगा फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू एक्सेप्टर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा वो डोनर कहलाएगा, नहीं जो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा वो एक्सेप्टर कहलाएगा। हियर तो देखिए बच्चों, जैसे आपने अमोनिया और हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन के बीच बॉन्ड बनाया, तो एज वी नो दिस प्रोटॉन हैज जीरो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसके पास एक भी नहीं है, और ये क्या है, ये लोन पेयर है बच्चों। तो जैसे ये लोन पेयर देगा, देखो दो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर में ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये देखो अब इलेक्ट्रॉन इसके पास भी दो आ गया, इसके पास भी इस बॉन्ड से दो आ गया, तो 6 था तो ऑक्टेट पूरा हो गया। ऐसे भी
नहीं, तो इस तरह के बॉन्ड को जो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए आप इसको इलेक्ट्रॉन डोनर एटम कहते हो, इलेक्ट्रॉन डोनर कहेंगे, और इन्होंने एक्सेप्ट किया है तो आप इसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहोगे। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसे इलेक्ट्रॉन डोनर कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहेंगे, और जो बॉन्ड बनेगा इन बिटवीन दीज टू एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, है ऑल्सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं आप। देखिए ये एटम के पास लोन पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कैसे? 2 to 4 to 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन इट हैज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने अमोनिया से कहा कि आप मेरे साथ शेयरिंग कर लो, दोनों इलेक्ट्रॉन आप ही दे दो, नहीं, ताकि हमारा भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा आपका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग के लिए। तो चूंकि डोनर एटम नाइट्रोजन है इसलिए एरो नाइट्रोजन से निकलेगा और बोरन तक जाएगा, नहीं, तो इसमें जो बॉन्ड बना दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस फोर्स की तो कोवेलेंट कोऑर्डिनेट के बीच ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट जो आयनिक और कोवेलेंट है उसके बीच आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, सॉल्युबिलिटी की, तो मोस्टली सारी प्रॉपर्टीज इसकी क्या होगी बच्चे, इन बिटवीन आएगी, मतलब आयनिक और कोवेलेंट के बीच। जैसे मेल्टिंग पॉइंट है तो आयनिक से कम कोवेलेंट से ज्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आयनिक से कम कोवेलेंट से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर देखें तो आयनिक से कम कोवेलेंट से ज्यादा हो जाएगा। और अगर आप सॉल्युबिलिटी देखें तो सॉल्युबिलिटी में भी आयनिक से कम कोवेलेंट से कम आयनिक से ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से इनकी प्रॉपर्टी लाई करेगी। ओवरऑल ये कि आयनिक बॉन्ड आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हो, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है बच्चों जो दो एटम के बीच अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जिसमें एक डोनर एटम होता है दूसरा एक्सेप्टर। तो जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा वो डोनर कहलाएगा और जो एक्सेप्ट करेगा उसे एक्सेप्टर कहते हैं। इसको आप एरो से रिप्रेजेंट करते हो और जो एरो का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। ठीक है, तो ये था अबाउट कोवेलेंट एंड आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड VSEPR थ्योरी दैट इज आल्सो रिलेटेड विद दिस कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज करिए और एकदम लाइन टू लाइन पढ़िए। एनसीईआरटी भी आप लाइन टू लाइन पढ़ो और इस पे MCQ आप सॉल्व करिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसको बनाने की कोशिश करिए चैप्टर में, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो और बार बार सॉल्व करिए, और जिसमें डाउट्स आए तो उसको आप क्लियर करिए। ठीक है बच्चों, बाय।